नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना कि आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी और सीआरआर में भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। आखिर में इसके क्या मायने हैं, इसका क्या निहितार्थ निकाला जाए, इसका क्या इंपैक्ट इकोनॉमी पे होगा और किन टारगेट को टैकल करना चाहते हैं, तो आइए इस पे करते हैं बात। अगर अब तक आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, जितने भी तरह के मॉनेटरी रेट्स है वो डिसाइड कौन करता है, तो इसका सीधा सा आंसर होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आप आरबीआई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर हैं। 3 जो मेंबर्स हैं वो आरबीआई के हैं, जिसमें आरबीआई का गवर्नर, एक उसका डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई का ऑफिशियल, और जो 3 जो उसके मेंबर हैं वो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड। तो जो 6 मेंबर हैं ये लोग बैठते हैं और जो डिफरेंट रेट्स हैं, रेपो रेट क्या होगा, सीआरआर क्या होगा, एसएलआर क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आप देखोगे हर 2 महीने में इसकी बैठक होती है। अभी आपने देखा कि इसकी जो बैठक हुई थी अप्रैल में ही हुई थी। तो अप्रैल में अगर ये बैठक हुई थी तो फिर इतनी जल्दी बैठक क्यों हुई, एक जो है आपको डाउट क्रिएट करेगा। मतलब बिना शेड्यूल मॉनेटरी पॉलिसी बैठी और डिसाइड की कि हमको पॉलिसी रेट को बढ़ा देना है। इसका कारण क्या है, आखिर में क्यों इतना जल्दीबाजी में ये कदम उठाया गया, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बिना शेड्यूल के बैठना पड़ा। दोस्तों अगर आप देखोगे कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप बात करोगे जिस इन्फ्लेशन को आरबीआई टारगेट करता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आरबीआई जिसको मॉनेटरी टारगेटिंग करता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन। इसको आप बोलते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। एक्चुअली ये सीएसओ के द्वारा जो है आकलित किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और इसी को टारगेट में रख के आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। ये जो आरबीआई चाहता है कि 4% ±2% के रेंज में रहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन। इसका मतलब जो इसकी लोअर लिमिट हो सकती है वो 6% और जो इसकी अपर लिमिट हो सकती है वो 6% और जो इसकी लोअर लिमिट हो सकती है वो है 2%। इसका मतलब आरबीआई हमेशा चाहता है कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी रहे। आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताऊं कि आरबीआई ने 2015 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गवर्नमेंट के साथ कि जो आरबीआई की जो लीगल ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी है। आरबीआई ने साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट का जो गोल है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। बट आरबीआई ने साफ कर दिया कि जो आरबीआई का जो लीगल 2000 अगर आप 15 में देखोगे तो एक एग्रीमेंट भी हुआ है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट। उसमें क्लियर कट कहा गया है कि यहां पे जो आरबीआई का जो लीगल ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है और आरबीआई चाहता है कि 4% ±2% के रेंज में इन्फ्लेशन है। आज के डेट में जब आप इन्फ्लेशन देखोगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन 7% के आसपास है और ये पिछले 1 साल का एनुअल जो इन्फ्लेशन रेट निकाला गया है वो है, अगर डब्ल्यूपीआई पर देखोगे तो 11 से 12% के बीच है। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत है। आप इसका कारण समझ सकते हो, जो इंटरनेशनल एक क्यूस की स्थिति वही है, वार चल रहा है रसिया में और यूक्रेन में, और हमारे वहां जो इंटरनेशनल प्राइसेज है ऑयल की वो बहुत ज्यादा है। तो भारत को भी क्रूड ऑयल बहुत महंगा मिल रहा है और क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो आप जानते हो चेन इफेक्ट जनरेट होता है, हर चीजें महंगी हो जाती है। तो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इन्फ्लेशन रेट को टैकल करने के लिए आपको रेपो में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, रिवर्स रेपो में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, सीआरआर को बढ़ाना पड़ता है, एसएलआर को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सिर्फ 2 रेट को चेंज किया है, 2 रेट को चेंज किया है। जो पॉलिसी रेट है रेपो रेट उसको 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। देखो जो रेपो है वो एक शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का तरीका है। आरबीआई जो है बैंकों को जिस रेट पे शॉर्ट टर्म में लोन प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट अगर ये 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया, मतलब ये 4.4% कर दिया गया है, 4% है, तो इसका मतलब है कि अब बैंकों को महंगा लोन देगा आरबीआई। अगर बैंक महंगा लोन पाएंगे तो वो कंज्यूमर को महंगा देंगे। इसका मतलब आपका होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, जो भी आप लोन लोगे वो महंगा हो जाएगा, या पहले से अगर आप लोन लेके रखे हो तो वो भी महंगा हो जाएगा। तो
कुल मिला जुला के इकोनॉमी में ये सिचुएशन है कि किस तरीके से मनी को एब्जॉर्ब किया जाए, विड्रॉल किया जाए, इसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है और कर्ज को महंगा किया है। जब कॉमर्शियल बैंक महंगा पाएंगे तो वो आपको महंगा देंगे। रेपो में जो पार्टिसिपेटरी होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ जो है कॉमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, इसमें रीजनल रूरल बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती है, इवन गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसका मतलब जो एनबीएफसी है बड़े पैमाने पे वो जो लोन डिसवर्स किए हुए हैं, आप लोग कोऑपरेटिव बैंक से लोगों ने लोन लिया हुआ है, तो जितने भी तरह के आपके लोन हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। महंगे होने की वजह से आप पोस्टपोन करोगे कि बाद में हम चीजें परचेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम आएगी। इसी तरह जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको प्रत्येक बैंक सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन से आरबीआई के गाइडलाइन के तहत उनको आरबीआई के पास कैश फॉर्म में कुछ नगद रखना पड़ता है। जितने भी बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, उनके पास जो एनटीडीएल होता है, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, आप जानते हो कि हम जब पैसा अपने बैंकों में रखते हैं तो वो या तो करेंट अकाउंट के फॉर्म में होता है जिसे आप डिमांड डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, या फिर होता है फिक्स डिपॉजिट। जितना भी पैसा जमा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया पीएनबी में जमा हुआ है, तो 100 करोड़ रुपया का सर्टेन परसेंट आपको आरबीआई में कैश फॉर्म में रखना होता है। इसको आप सीआरआर कहते हो। मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए सीआरआर को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर आरबीआई ने इसको 50 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा दिया है तो आप समझो कि अगर पहले 4% था तो पीएनबी जो है 100 करोड़ रुपया जो हम लोग पीएनबी के पास जमा किए हैं उसमें से 4 करोड़ रुपया आरबीआई के पास रखता था, क्योंकि वो 4% था। लेकिन अगर ये 4.5% हो गया है तो अब आपको ज्यादा रखना पड़ेगा पैसा पहले के कंपेरिजन में। पहले आप 4 करोड़ रखते थे, अब 4 करोड़ 50 लाख रुपए रखेंगे आरबीआई के पास। इसका मतलब आप कम लोन बांट पाएंगे। जो ये 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, इससे ये कहा गया कि जो सारे कमर्शियल बैंक है वो 87,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में डिसवर्स नहीं कर पाएंगे, वो इनेक्टिव फॉर्म में आरबीआई के पास रख देंगे। तो कुल मिला जुला के चाहे रेपो रेट बढ़ाया गया या फिर सीआरआर बढ़ाया गया, इसका जो सीधा सीधा उद्देश्य लगता है वो है कि इन्फ्लेशन को टैकल करना। चूंकि आरबीआई का साफ साफ मैंने कहा कि उसका लीगल ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, तो उस दिशा में जरूर ये आप कह सकते हो कि आरबीआई ने स्टेप लिया। लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आप जरा देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, वो अपने रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देता है। अगर कोई सेंट्रल बैंक अमेरिका जैसा फेडरल रिजर्व 50% अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर अपने बढ़ाएगा रेट्स को, तो जितने भी भारत के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं धुआंधार भाग के वहां इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे, आपका शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, आपको बहुत ज्यादा घाटा लग जाएगा। जब आरबीआई को यह सूचना मिली कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम भी अपने रेट्स को बढ़ा रहा है, तो इनके पास जल्दी में ये डिसीजन लेना ही था कि इसके भी रेट्स को बढ़ाया जाए। नहीं तो आप देखते हैं कि जो शेयर मार्केट में जो आपको 2-3 दिन में देखा कि कितना ज्यादा गिरा है, इससे भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति आपको देखने की मिलती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जहां उनको रेट्स ज्यादा मिलते हैं वहां वो तुरंत फ्लोट कर जाते हैं। तो भारत के 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बावजूद भी आप देखोगे कि बिलियंस डॉलर फ्लो हुए हैं 2-3 दिन में। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये स्टेप बहुत ही बेहतर स्टेप था। अगर ये स्टेप आरबीआई नहीं लेती तो आप देखते कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बहुत तेजी से आप देखोगे अमेरिका की तरफ फ्लाइट कर जाते और आपका सेंसेक्स गिर जाता, निफ्टी गिर जाता। इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो अच्छे समय पे अच्छा कदम उठाया गया, रेपो रेट को बढ़ाया गया। नो डाउट रेपो रेट को बढ़ाने से हमारे कर्ज महंगे हो जाएंगे। इकोनॉमी में पिछले 2 साल से रिसेशन का ट्रेंड था। रेपो रेट को लगातार 6.5% से घटा के हम लोगों ने 4% पे लाया था। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डिसवर्स की थी ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सके। लेकिन अब यह सिचुएशन आ गई है कि इकोनॉमी में हाई डिमांड है, हाई डिमांड की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो डिमांड को थोड़ा सा सस्पेंड किया जाए। डिमांड को सस्पेंड करने के लिए जो पॉलिसी होती है वो रेपो रेट को बढ़ाना होता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना होता है, सीआरआर को बढ़ाना होता है। तो रेट को बढ़ा के डिमांड को कंट्रोल किया गया। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वो ये है कि पिछले 2-3 वर्षों में देखो कि थोड़ी सी सिचुएशन क्या रही है, रिसेशन रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रही है और हर जगह बात किया गया है डिमांड बढ़ाने के लिए। डिमांड बढ़ाने को लेकर आरबीआई अपने रेट्स को लगातार नरम किया है, कम किया है, रेपो को घटाया, सीआरआर को घटाया, एसएलआर को देखो आप
हिस्टोरिक रूप से 18% पे रखा गया है। कुल मिलाजुला के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा डिसवर्स किया गया है, बांटा गया है, लिक्विडिटी को इनहांस किया गया है ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके। तो इकोनॉमी को अगर कोविड के पहले वाले सिचुएशन में आपको लानी है तो डिमांड बढ़ानी थी, लेकिन आपने सडनली इसको कम करने का प्रयास किया। अगर आप डिमांड कम करोगे तो ग्रोथ रेट भी डाउन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट स्टेप था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोकने का इससे बेहतर तरीका आपके पास नहीं था। शेयर मार्केट और क्रैश होता, लोगों के अरबों रुपए डूब जाते हैं। तो आरबीआई ने बहुत अच्छे समय पे बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक लिया है, रेपो रेट को बढ़ा के, सीआरआर को बढ़ा के। आने वाले समय में आप देखिएगा ये रेट और भी बढ़ सकते हैं, ताकि जो इंटरनेशनली प्रेशर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे जो देश के बैंक अपने लेंडिंग रेट्स को जो है बढ़ा रहे हैं, उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाए, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा आरबीआई के। तो ये जो है ये इसकी समरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।